हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ डॉक्टर नज़र दिस साइड। अब हम नई सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं अरिथमियाज़ की। तो बेसिकली अरिथमियाज़ को समझने से पहले हम लोग नॉर्मल ईसीजी पैटर्न को रिवाइज़ कर लेते हैं और जो बेसिक पैरामीटर्स हैं जो हमें ध्यान रखना है, उनको रिवाइज़ कर लेते हैं फिर से। तो ईसीजी बेसिकली 2 डायमेंशन में हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को रिकॉर्ड करने के लिए एक स्ट्रिप बनाई गई है, ठीक? तो 2 डायमेंशन में है तो एक्स और वाई एक्सिस होंगे प्रेज़ेंट। तो हम लोग एक्स एक्सिस पे टाइम लेते हैं और वाई एक्सिस पे वोल्टेज। तो मतलब वोल्टेज इज़ प्लॉटेड अगेंस्ट टाइम, ठीक? तो इस तरह से आपने कुछ बॉक्सेस देखे होंगे एक नॉर्मल ईसीजी स्ट्रिप पे, फ़ैमिलियर होंगे। तो एक बिग बॉक्स के अंदर 5 स्मॉल बॉक्सेस होते हैं, ठीक? इसको एक इस छोटे डब्बे को 1 स्मॉल स्क्वायर या 1 स्मॉल बॉक्स बोलते हैं और एक बड़े डब्बे को 1 बिग स्क्वायर या 1 बिग बॉक्स बोलते हैं, ठीक? तो इसी के ही एक्स एक्सिस पे टाइम देखा जाता है और इसी के वाई एक्सिस पे वोल्टेज देखा जाता है, जिसको हम लोग डिफ्लेक्शंस बोलते हैं, पॉजिटिव डिफ्लेक्शन या नेगेटिव डिफ्लेक्शन, ठीक? तो इस तरह से कुछ हमारा नॉर्मल एक ईसीजी वेव होता है जो हम देखते आते हैं। अब ये देख लेते हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट ईसीजी लीड्स होती हैं, ठीक? टोटल ईसीजी लीड्स होती हैं 12 जो कन्वेंशनल लीड्स होती हैं। उसके अंदर 6 लीड्स होती हैं जो लिम्ब लीड्स होती हैं, जो हाथ और पैर पे लगाए जाते हैं, लेफ्ट आर्म, राइट आर्म और लेफ्ट फुट पे। उसमें से 3 ऑगमेंटेड अब यूनिपोलर लिम्ब लीड्स होती हैं, 3 बाइपोलर लिम्ब लीड्स होती हैं और 6 चेस्ट लीड्स होती हैं, V1 टू V6, ठीक? तो इतना तो हमें मालूम है, इतना तो हमने पढ़ रखा है। अब मैं आपको एक चीज़ और ख़ास बताता हूँ कि यूनिपोलर लिम्ब लीड्स के बारे में और बाइपोलर लीड्स यूनिपोलर लिम्ब लीड्स और बाइपोलर लिम्ब लीड्स के बीच में रिलेशन होता है, ठीक? वो एज़ इट इज़ हमें बस याद कर लेना है कि आपका जो फर्स्ट बाइपोलर लीड होता है, उसके अंदर के जो डिफ्लेक्शंस होते हैं वो बेसिकली एवीआर और एवीएल के डिफ्लेक्शंस को मिला के बनाया जाता है, ठीक? उसी तरह से बाइपोलर लिम्ब 2 में एवीआर और एवीएफ ये ऑगमेंटेड लीड्स हैं, इनके कॉम्बिनेशन से बाइपोलर लिम्ब 2 बनती है, ठीक? और बाइपोलर लिम्ब लीड 3 के अंदर एवीएल और एवीएफ के दोनों डिफ्लेक्शंस को कंबाइन करके लीड नंबर 3 बाइपोलर लीड नंबर 3 बनती है, ठीक है? तो ये तो कुछ नॉर्मल बेसिक्स हो गए, जो सबको ही रफली आइडिया पता है। मैंने बस ईसीजी लीड्स को फिर रिवाइज़ करवा दिया क्योंकि ये थोड़ा-सा कन्फ्यूज़िंग पार्ट होता है। अब हम ये आगे देखते हैं कि कुछ वेव्स होती हैं जो ईसीजी पैटर्न्स की पी वेव, क्यूआरएस, टी, इन वेव्स के बेसिक्स रिवाइज़ कर लेते हैं एक बार। नॉर्मल वेव्स ऑफ ईसीजी पैटर्न। तो हमें ये मालूम है कि पी वेव होती है, क्यूआरएस वेव होती है और टी वेव होती है, ठीक? इसके अंदर जो पी होती है, ठीक? तो पी होता है बेसिकली आपका डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया, ये सबको मालूम है। उसी तरह से क्यूआरएस में जो आपका क्यू होता है, वो होता है सेप्टल डीपोलराइजेशन, ठीक? और जो आरएस होता है, वो बेसिकली नेट वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन और रिपोलराइजेशन दोनों साथ में, ठीक है? वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन होता है क्योंकि पॉजिटिव वेव तो है ही, वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन का मतलब होता है आरएस का जो पार्ट होता है वेव में, और आर का तो टी का तो हमें पता है कि ये बेसिकली होता है वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन, ये हमने देख रखा है, ये भी पॉजिटिव वेव होती है, ठीक? ध्यान देने वाली बात यह है कि एट्रियल रिपोलराइजेशन जो होती है, एट्रियल रिपोलराइजेशन की जो वेव होती है वो छिपी होती है,
बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग QRS वेक्टर। ठीक, क्योंकि जब वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन हो रहा होता है तभी एट्रियल डीपोलराइजेशन होता है, और उसी वक्त हमारी जो गैल्वेनोमीटर या ईसीजी मशीन होती है वो उस वक्त QRS वेक्टर को डिटेक्ट करती है, क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग वेक्टर होता है और मेजर वेक्टर होता है हार्ट का। तो ये तो हो गई वेव्स। अब इन वेव्स की हमें बेसिकली ये देखना है कि इन वेव्स के अंदर एक नॉर्मल, हर वेव का नॉर्मल कितना ड्यूरेशन होना चाहिए। इसका मतलब एक्स एक्सिस पे कितने बॉक्सेस का ड्यूरेशन इनका नॉर्मली होना चाहिए, नॉर्मल रिदम में। ठीक है, तो नॉर्मली अगर आपको एक मेमोराइज करने के लिए एक तरीका हो तो हम लोग कुछ इस तरह से होता है, क्यू वेव, QRS, पी वेव, PR को बेसिकली इंटरवल बोलते हैं। ठीक, और एक आपका हो गया टी वेव, एंड आखिर में QT इंटरवल। ठीक, तो इनके हम बेसिकली बॉक्सेस देख लेते हैं। जब बॉक्सेस पता रहेंगे तो हमें ड्यूरेशन भी पता लग जाएगी। तो आपको कुछ इस तरह से याद रखना है कि ये हो गया वन स्मॉल स्क्वायर, ये हो गया टू स्मॉल स्क्वायर्स। आपको कुछ इसी फैशन में आप याद रख सकते हैं, थ्री स्मॉल स्क्वायर्स, फोर स्मॉल स्क्वायर्स, ठीक, फाइव स्मॉल स्क्वायर्स, और क्यूटी इंटरवल का हो जाएगा 10 स्मॉल स्क्वायर्स। तो आप 1 2 3 4 5 एंड एंड में क्यूटी इंटरवल है तो 5 के डबल कर दो। तो आपको बेसिकली ये फंडा याद रखना है, लेस देन 1 स्मॉल स्क्वायर अगर क्यू वेव फिट हो जाती है तो नॉर्मल है। 2 टू 2.5 स्मॉल स्क्वायर्स, ये नॉर्मल रेंज है एक तरह से, कि इतने अगर स्मॉल स्क्वायर्स के अंदर ये कॉम्प्लेक्स या ये वेव या ये इंटरवल फिट होता है तो नॉर्मल ईसीजी पैटर्न है। 3 हो गया तो 3 को आप बेसिकली 3 रहने दो। 4 का आप ऐसे याद रखो 3 2 5। ठीक, 5 हो गया, और क्यूटी इंटरवल का आप इस तरह से याद रख सकते हो। अब मैंने ये बताया है कि ये आपका एक 1 स्मॉल स्क्वायर है। ठीक, और एक स्मॉल स्क्वायर की ड्यूरेशन होती है 0.04 सेकेंड्स। ठीक है, तो इसका ये मतलब हुआ कि अगर मैं एक बड़े बिग बॉक्स की बात करूं, 1 बिग स्क्वायर की बात करूं, तो 0.04 मल्टीप्लाइड बाय 5 हो जाएगा, और ये निकल के आएगा 0.2 सेकेंड्स। ठीक, तो इसका ये मतलब हुआ एक स्मॉल स्क्वायर की ड्यूरेशन होती है 0.04 सेकेंड्स, और एक बड़े स्क्वायर की ड्यूरेशन होती है 0.2 सेकेंड्स। तो अगर ये आपको मालूम है तो आप ऑटोमेटिकली ये पता कर सकते हो कि एक कॉम्प्लेक्स का या एक वेव का या एक इंटरवल का कितना ड्यूरेशन निकल के आ रहा है। अब फॉर एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको कैलकुलेट करवा देता हूँ। जैसे मान लो अगर क्यू वेव मैंने कहा है कि लेस देन 1 स्मॉल स्क्वायर के अंदर फिट हो जानी चाहिए, तो इसका मतलब लेस देन 40 मिली सेकेंड्स के अंदर ये कंप्लीट हो जाना चाहिए। मतलब 40 मिली सेकेंड्स का मतलब यही हुआ कि 0.04 सेकेंड्स। ठीक है, अब अगर क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स का लिखा है टू 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 एंड हाफ स्मॉल स्क्वायर्स, इसका ये मतलब हुआ कि 82 100 मिली सेकेंड्स के अंदर आपका क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स कंप्लीट हो जाना चाहिए इतनी ड्यूरेशन में। तो इस तरह से आप बाकी इंटरवल्स के भी ड्यूरेशन निकाल के देखें। अब आगे हम ये देखते हैं कि पी आर इंटरवल किसको कहते हैं। यहाँ लिखा हुआ है पी आर, क्योंकि हमें क्यू मालूम है, क्यू आर एस मालूम है, पी मालूम है, टी मालूम है। अब पी आर इंटरवल, क्यू टी इंटरवल और भी जो इंटरवल्स है वो देख लेते हैं एक बार। तो अब हम ये देखते हैं कि बेसिकली दो चीज़ें होती हैं, एक तो होता है इंटरवल, एक होता है सेगमेंट। ठीक, इन दो वर्ड्स का मतलब देख लेते हैं। तो इंटरवल का ये मतलब होता है कि इसके अंदर आपका वेव होना चाहिए। ठीक, और इसके अंदर
नो वेव्स, लेकिन इसके साथ आपका आइसो इलेक्ट्रिक लाइन होनी चाहिए। ठीक, इसका ये मतलब हुआ कि अगर ये वाला जो पार्ट है ना, जहाँ पे कोई डिफ्लेक्शन नहीं है, तो इनको हम लोग नाम देंगे सेगमेंट्स। और अगर मैं किसी पार्ट के अंदर किसी पार्ट को नेम करना चाहूँ और उसके अंदर वेव प्रेजेंट होगी कोई, तो मैं उसको इंटरवल बोलूंगा। ठीक, फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने ये ऐसे पार्ट ड्रॉ किया है मैंने जिसमें पी वेव इंक्लूडेड है और आपका क्यू वेव तक, तो इसको मैं बोलूंगा पी आर इंटरवल। ठीक है, इसको मैं पी आर इंटरवल बोलूंगा। अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि क्यू वेव पे लाइन बनाई है और नाम रखा है पी आर इंटरवल। ये तो बस क्लासिकली इसलिए इसको नाम दिया गया है पी आर इंटरवल, क्योंकि बेसिकली जो कन्वेंशनल लीड्स होती हैं, मैक्सिमम लीड्स में क्यू वेव जो होती है, जो सेप्टल डिपोलराइजेशन होता है, वो बहुत छोटा होता है, ना के बराबर होता है, बहुत सारी लीड्स में दिखाई भी नहीं देता साफ, क्योंकि सेप्टल डिपोलराइजेशन का वेक्टर बहुत छोटा होता है, तो उसका डिफ्लेक्शन बहुत हल्का होता है, पता नहीं लगता है। तो उसके बाद आता है आर वेव, तो इसलिए नाम दे दिया बस कि पी आर इंटरवल इसको बोला जाता है। ठीक, अब इंटरवल नाम मैंने इसलिए दिया है क्योंकि इन दो लाइंस के बीच में मेरे पास आइसोइलेक्ट्रिक लाइन तो आ गई, वो ठीक है, लेकिन वेव प्रेजेंट है। तो उसी तरह से अगर मैं एक और इंटरवल की बात करूं, तो यहाँ पे मान लो मैं आपको दूसरे कलर से बना देता हूँ इसको, इतने पार्ट को मैं बोलूंगा क्यू आर एस इंटरवल। ठीक, क्योंकि इसके अंदर मैंने वेव गिना है, इतने पार्ट के लिए मैंने वेव को चुना है, तो इतने पार्ट को इंटरवल बोलूंगा। ठीक, उसके बाद अगर मैं ये बोलूं कि ये तो हो गया आपका एस से, इतने पार्ट को मैं बोलूंगा, सिंस इन दो लाइंस के बीच में कोई वेव नहीं आई, तो इसको मैं बोलूंगा सेगमेंट। तो इसका नाम मैं दूंगा एस टी सेगमेंट, क्योंकि उसके अंदर आइसोइलेक्ट्रिक लाइन को मैंने इंक्लूड कर रखा है, वेव नहीं है। ठीक उसी तरह से Q से लेके P के एंड तक, अब मैं इसको यहां से हटा के Q से लेके T के वेव को इंक्लूड अगर किया मैंने, तो इसको मैं बोलूंगा QT इंटरवल, क्योंकि इसके अंदर वेव आ गई है। ठीक है, तो ये तो हो गए आपके इंटरवल्स और सेगमेंट्स। ठीक है, यहाँ पे अगर ध्यान दोगे, तो अगर मैंने एक यहाँ पे पी वेव के बाद लाइन ड्रॉ की है, तो पी से लेके इस क्यू के स्टार्टिंग तक, तो यहाँ पे भी एक पार्ट होगा, इसको अब मैं सेगमेंट बोलूंगा। तो ये हो जाएगा बेसिकली, फिर वही है नेमिंग क्लासिफिकेशन के हिसाब से, क्यू दिखता नहीं है ज्यादातर, तो इसलिए आर नाम दिया है, पी आर सेगमेंट। तो हमको यहाँ पे बेसिकली 2 सेगमेंट्स देखने को मिल गए और 3 इंटरवल्स। ठीक, और 2 इंटरवल्स की डेफिनेशन बता देता हूँ जो इंपॉर्टेंट होती है। पी आर इंटरवल जो होता है, ठीक, पी आर इंटरवल बेसिकली आपको ये बताता है कि आपका जो इम्पल्स है वो एस ए नोड से बना और वो एस ए नोड से जाके एवी नोड पर खत्म हो गया वो इम्पल्स। इसका ये मतलब हुआ कि अगर ये हार्ट है, ठीक, और यहाँ पे एस ए नोड है और यहाँ पे एवी नोड है, तो जो इम्पल्स था वो हर जगह फैलेगा। ठीक, उसके बाद एवी नोड में घुसेगा, एवी नोड में घुसने के बाद नीचे आएगा, तो एवी नोड के जहाँ पे कंप्लीशन हो रहा है,
जहाँ पे एवी नोड खत्म हो रहा है, एसए नोड से लेके एंड ऑफ एवी नोड तक, ये इस ड्यूरेशन को रिप्रेजेंट करता है यहाँ पे पीआर इंटरवल, तो इसको पीआर इंटरवल बोलते हैं। ठीक, एक और होता है एच वी इंटरवल। ठीक, एच वी इंटरवल क्या होता है? एच वी इंटरवल बेसिकली बंडल ऑफ हिस से, ठीक, बंडल ऑफ हिस से लेके बंडल ब्रांच तक, बंडल ऑफ हिस से लेके बंडल ब्रांचेस तक जो इंपल्स ट्रैवल करता है, जो ड्यूरेशन लगती है, उसको हम एच वी इंटरवल बोलते हैं। अब यहाँ पे ये एवी नोड है, एवी नोड के बाद आपका बंडल ऑफ हिस आता है, फिर उसके बाद बंडल ब्रांच आता है। ठीक, और उसके बाद आपके परकिंजे फाइबर्स आते हैं। तो फिर वही यहां से तो स्टार्ट कर दिया मैंने, ठीक, बंडल ऑफ हिस से स्टार्ट हो गया, बंडल ऑफ हिस से लेके यहां तक, ठीक, यहां तक जहां तक बंडल ब्रांच है, बंडल ऑफ हिस से लेके बंडल ब्रांच तक जो इंपल्स ट्रैवल किया है, जितना टाइम लगेगा, उसको एचवी इंटरवल बोलते हैं। एसए नोड से लेके एंड ऑफ एवी नोड तक, उसको पीआर इंटरवल बोलते हैं। आई होप आप लोग को इंटरवल्स, सेगमेंट्स और ईसीजी के बेसिक्स जितने अब तक डिस्कस हुए हैं वो क्लियर हो गए हैं और समझ में आ गए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर सच कंटेंट।